हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग देख रहे हैं 3200 प्लस वाली बुक का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 1 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले क्लास में 15 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। यह जो बैच आपका चल रहा है वो रेलवे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपका साबित होने वाला है। तो लगातार बने रहिएगा इस बैच के अंदर। और एक काम और आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर करते रहिएगा, इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD है। यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, और इसका दो विकर्ण है। एक विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण आपका BD है। अब यह दोनों जो है विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। कहाँ पे? O पे काट रहा है। अब आगे बोला है कि OA का मान x+3 है, OC का मान 2x+y है। उसी प्रकार से OD और OB का मान दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि x का मान क्या हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो भी आपका समानांतर चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी एक दूसरे को जो है वह बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लेते हैं कि A से लेकर के C तक एक विकर्ण है, तो यहाँ पे जो यह कट रहा है ना वह दो बराबर भागों में बटेगा, यानी A से लेकर के O तक का जो लंबाई होगा वही लंबाई O से लेकर के C तक का हो जाएगा। क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका लंबाई और इसका लंबाई जो है वह आपका बराबर हो जाएगा। और यह किसी भी समानांतर चतुर्भुज में होता है। समानांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो है वह बराबर और समानांतर हो। और केवल समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके बाकी सभी चतुर्भुज को हम लोग कहाँ रखते हैं? समानांतर चतुर्भुज के अंदर रखते हैं। समानांतर शब्द का पहले मतलब आप समझ लीजिए। जैसे दो रेखा जो है वो समानांतर कब होगा? जब उसके बीच का दूरी हमेशा बराबर हो। जैसे यहाँ पे जो बीच की दूरी हो, जो लंबवत दूरी हो, जितना यहाँ दूरी हो उतना ही अगर यहाँ पे भी उसका दूरी होगा तो यह क्या कहलाएगा? समानांतर हो कहलाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इस दोनों के बीच का दूरी चाहे आप यहाँ से मापिए, यहाँ से मापिए, कहीं से भी मापिएगा, इसके बीच का दूरी आपको बराबर मिलेगा। साथ में यह दोनों भुजा बराबर मिलेगा। उसी प्रकार से इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी भी आप चाहे जहाँ से भी माप लीजिए, यह क्या मिलेगा? आपको बराबर मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके बाकी जितने भी चतुर्भुज हैं सारे समानांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने आपसे कहा कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यह सबके ऊपर लागू होगा, केवल समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके। अब देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई कितना है? 3y है। देख लीजिए यहां से यहां तक का लंबाई कितना है? आपका 3y है। तो इसका मतलब है कि 3y जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक के लंबाई के, यानी कि y+2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है? समद्विभाजित होता है। तो इसका लंबाई पहले आधे का लंबाई दूसरे आधे के लंबाई के बराबर, पहले विकर्ण के आधे का लंबाई दूसरे आधे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y इधर प्लस में इक्वेशन बन रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। y इधर आके 3y में से घटेगा तो 2y हो जाएगा। 2y का मान यहाँ पे 2 हो गया। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 से 2 कैंसिल। y का मान क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। y का मान आपका 1 निकल गया। y का मान अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो हम आसानी से बता लेते। यहाँ पे हमें क्या बताना है? x का मान बताना है। तो आइए अब x का मान निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग एक विकर्ण से y का मान निकाले हैं। अब जो हम लोग पहले विकर्ण पे लागू किए हैं वही चीज़ तो दूसरे विकर्ण पे भी होगा। तो इस विकर्ण का एक पार्ट है आपका x+3। एक पार्ट कितना है? x+3 है। और दूसरा पार्ट जो है वह 2x+y है। दूसरा पार्ट क्या है? 2x+y है। 2x+y, यह दोनों भी आपका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। दोनों हिस्सा जो होगा विकर्ण का ना वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए y का मान आप कुछ निकाले हैं। हाँ सर, y का मान हम निकाले हैं 1। तो x जो है इधर प्लस में इधर आके 2x में से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? इधर तो आपका बचेगा x, और इधर पहले से क्या है? 3 है, और y इधर प्लस में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। तो 3 माइनस y का मान है 1, यही वैल्यू आपका x का हो जाएगा। यानी 2 बराबर x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना था।
देखिए प्लस वाई है ना, बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस वाई, और एक्स प्लस में ही इधर आके 2x में से घटेगा तो x हो जाएगा। जैसे ही बराबर को हम लोग जंप कराते हैं तो कोई वैल्यू अगर प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, और अगर कोई माइनस में है तो कहाँ हो जाता है, वो आपका प्लस में हो जाता है। तो इस तरीके से x का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना था, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। रेलवे में जो सबसे नया एग्जाम आपका हुआ है, सबसे लास्ट में जो एग्जाम हुआ है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कराया जा रहा है। यह जो पेपर है वो 17/8/2022 के दिन पहले शिफ्ट में कराया गया था, पहले शिफ्ट में हुआ था ग्रुप डी में, और लास्ट में जो एग्ज़ाम आपका हुआ है वो ग्रुप डी का ही हुआ है। यहाँ देखिए हमारा एक बैच चल रहा है मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, यह जो बैच हमारा चल रहा है वो मैथ्स वाटिका 2.0, दो ऐप है मेरा, एक तो सीधे मैथ्स वाटिका के नाम से मिल जाएगा और एक मैथ्स वाटिका 2.0 के नाम से मिल जाएगा। तो मैथ्स वाटिका 2.0 के ऊपर एक बैच आपका चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। इसमें सारे नए कंटेंट आपको कराए गए हैं, यानी कि 2022-2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, चाहे रेलवे का हो या एसएससी का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, उनके क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज और टाइप वाइज जो है इस बैच के अंदर डाला गया है। इस बैच का जो कंप्लीट फी है वो आपका 399 रुपये है, और इस बैच के अंदर जो है, जो पीछे मैथ फाउंडेशन बैच हमने आपको कराया है, उसका सब्सक्रिप्शन जो है इस बैच के साथ साथ आपको फ्री में मिल जाता है। यानी जब आप 399 रुपये पे करिएगा इस बैच के लिए तो नया कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा पीछे वाला जो मेरा मैथ फाउंडेशन वाला बैच है उसका सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नंबर 17 क्वेश्चन क्या है। यह भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। बोला है त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 40, B बराबर 70, तो बहिष्कोण एंगल A का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है सर, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। यह त्रिभुज ABC हो गया। अब त्रिभुज ABC में क्या बोला है, एंगल A का मान 40, इस वाले एंगल का मान दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। एंगल B का मान 70, इस वाले एंगल का मान कितना है, 70 डिग्री है। पूछा क्या है, बहिष्कोण A का मान। बहिष्कोण यानी कि वैसा कोण जो त्रिभुज के बाहर बने, और बहिष्कोण किसका मान निकालना है, A का, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और बाहर में जो आपका कोण बन रहा है इस वाले कोण का माप हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बहिष्कोण A का माप पूछा है, यानी इस बाहर वाले कोण का माप पूछा है। पहली चीज़ अगर हम आपसे पूछे कि क्या आप हमें इस तीसरे कोण का माप बता सकते हैं, सर बिल्कुल बता सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 70 है, यह 40 है, तो 70 और 40 हो जाएगा 110, इस एंगल का माप आपका 70 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीसरे कोण का माप इससे आप निकाल सकते हैं। अब यह बहिष्कोण है, बहिष्कोण का माप कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ आप समझते होंगे कि सीधी रेखा पर आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जैसे यहाँ पे अगर सीधी रेखा है तो इस पूरे कोण का माप आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए यह वाला जो रेखा है वह तो सीधा ही है, तो इस पूरे कोण का माप 180 होगा। तो जब इस पूरे कोण का माप आपका 180 होगा तो इतना 40 है, तो रेस्ट जो बचा उस कोण का माप कितना हो जाएगा, जो रेस्ट आपका बचा हुआ है इस कोण का माप आपका 140 डिग्री होगा। तभी तो 180 डिग्री का कोण सीधी रेखा पे बनेगा, इस पूरा मिलाकर के 180। तो अगर यह 40 है तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा, 140। तो हमारा आंसर 140 डिग्री। एक तो कॉन्सेप्ट यह हो गया। दूसरा क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में जब आप किसी एक भुजा को आगे बढ़ाइएगा और आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा वह इसके सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर, यानी इस कोण का जो माप होगा इस दोनों कोण के योग के बराबर। तो हम यहाँ से इस कोण का माप निकाल सकते हैं। 70 40 110 है, तो 110 में कितना जोड़ेंगे, 180, 70 ही जोड़ेंगे तो होगा। अब 70 अगर जोड़ते हैं तो देख लीजिए इस वाले एंगल का माप कितना हो जाएगा, 70 और 70 140। त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा वह सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर। जैसे मान लीजिए कि इस भुजा को हम आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो बाहर में कोण बनेगा ना, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री, तो यहाँ 70 है तो यह 110 हो जाएगा, और दूसरा यहाँ जो कोण बनेगा इसके भीतर के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर, यानी इसके भीतर का कोण है 40 और 70, तो 40 और 70 110 के बराबर हो जाएगा। तो जब भी बहिष्कोण पूछा जाए तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका होगा कि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है इस कॉन्सेप्ट से, और दूसरा किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नंबर 18। नंबर 18 देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये, भाई किसी वस्तु को खरीदा गया है 2500 रुपये में, ठीक है भाई,
और 2375 रुपया में बेच दिया गया तो हानि बताइए। अब 2500 रुपया का सामान अगर 2375 में बेचेंगे तो हानि ही तो होगा। सामान ज़्यादा का है, बेच रहे हैं कम में, हानि होगा। कितना का हानि होगा? 2500 से 2375 कितना कम है? 125। तो सर 125 रुपया का ना यहाँ हानि हो जाएगा। अच्छा 125 रुपया का हानि होगा। आपसे यह नहीं पूछा गया कि कितने रुपया का हानि, कितने प्रतिशत का हानि। तो प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं? हानि बट्टा क्रयमूल गुना 100। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ बट्टा क्रयमूल गुना 100। जो भी मैथ पढ़ता है उसको इतना बात तो आपको पता ही होता है कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100 और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बट्टा क्रयमूल गुने 100। लाभ और हानि दोनों हम लोग क्रयमूल के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हानि 125 का हो जाएगा। यह हानि 125 का हुआ है कितना पे? सर 2500 रुपया पे हुआ है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? सर प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। बस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया सोल्व। प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 गुना प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5%। यानी इस सौदे में कुल मिला के 5% का क्या होगा? 5% का नुकसान हो जाएगा, 5% की हानि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नंबर 19। हमने कल के क्लास में भी आपको बताया था कि अगर टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जो बहुत ही ईजिली आप सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता है, लेकिन उन क्वेश्चन को बनाने का आपके पास अभ्यास होना चाहिए, पहले से उसको बनाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी तो आप उन क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो छोटा छोटा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। और इन सब के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, और इसी के लिए यह बैच आपके सामने लाया गया है। अगर आप केवल इस बैच के वीडियोस को लगातार देखते रहते हैं तो आपका मैथ जो है एक अलग लेवल पर चला जाएगा, और इन फ्यूचर कभी भी जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्रम व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41। अब 11 संख्याओं का औसत 41 है, यानी सभी 11 संख्याओं का योग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 11 गुने 41। तो 11 में 41 से गुना करिएगा, हो जाएगा आपका 451। यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में? यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि 11 संख्याओं का औसत 41, तो सभी 11 संख्याओं का कुल योग 11 गुने 41, यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 451 हो जाएगा। औसत का मतलब समझते हैं? औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का मान। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 2 संख्या का औसत है 10, इसका मतलब दोनों संख्या का कुल योग 10 गुने 2 20 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे 3 संख्याओं का औसत है 10, इसका मतलब तीनों संख्याओं का कुल योग 10 गुने 3 30 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ए और बी का औसत आयु है 15 साल, इसका मतलब ए और बी का कुल आयु 15 गुने 2 30 साल हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें ए बी सी 3 व्यक्ति का औसत आयु है 15 साल, तो ए बी सी तीनों का कुल आयु हो जाएगा 15 या 45 साल। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान इतना। तो यहाँ देखिए 11 संख्याओं का औसत 41 है, यानी प्रत्येक संख्या का वैल्यू 41 मान के चला गया है। तो सभी 11 संख्याओं का कुल योग 11 गुने 41 यानी 451 होगा। और 11 से गुना करने का तरीका देखिए क्या होता है, 41 में गुना करना है ना, तो 4 और 1 को अलग अलग लिखिए और बीच में इसको जोड़ के लिख दीजिए। 11 से गुना करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि आपको गुना करना है 72 में 11 से, तो क्या करिएगा, 7 और 2 को अलग अलग करिए और इसके बीच में इसको जोड़ के लिख दीजिए। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से 11 से गुना कर लिए। अब आगे, अब इसमें से बोला है पहले 5 संख्याओं का औसत 18। अब पहले 5 संख्या का औसत 18, तो पहले 5 संख्या का कुल योग 5 गुने 18 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। औसत दे तो आप समझ जाइए कि योग आप निकाल सकते हैं। पहले 5 का औसत 18, यानी पहले 5 संख्या का कुल योग 5 गुने 18 90। फिर आगे बोला है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64। भाई अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है, यानी पाँचों संख्या का कुल योग 5 गुने 64 कितना हो जाएगा? 64 पंचे 320। तो पहले 5 संख्या का योग निकल गया यहाँ से। औसत जहाँ भी देगा वहाँ से योग निकाल सकते हैं। पहले 5 संख्या का योग 90 और आखिरी के 5 संख्या का योग 320। अगर हम इस दोनों को जोड़ ले तो क्या निकलेगा? इससे 10 संख्या का योग। तो कितना होगा? 320 में जब हम लोग 90 जोड़ेंगे, तो 320 में जब 90 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 410। तो 410 हो गया कितने संख्याओं का योग? यह 5 संख्या, यह 5 संख्या, 10 संख्याओं का योग। और 11 संख्या का योग कितना था? 451। तो 11 संख्या के योग में से अगर हम 10 संख्या का योग निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं, तो इससे क्या निकलेगा आपका? जो 11वां संख्या छूट रहा है उसका मान। तो 11वां संख्या कितना हो जाएगा आपका? 41 हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
11 संख्या का औसत 41, यानी सभी 11 संख्या का कुल योग 451। सिर्फ समझना है हम लोगों को चीज़ों को यहाँ पे। फिर क्या बोला, इसमें से पहला 5 संख्या का औसत 18, यानी पाँचों का कुल योग 90। अंतिम 5 संख्या का योग 64, यानी पाँचों का कुल योग 320। तो पहला 5 और अंतिम 5 यानी कुल मिला के 10 संख्या का योग जब इसको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा कितना, 410। और 11 संख्या का योग 451। तो 11 संख्या के योग में से 10 संख्या का योग अगर घटाते हैं तो इससे 11वां संख्या हम लोगों के सामने आ जाएगा। और यही बताना था कि 11वां संख्या कौन है। अच्छा, 11वां संख्या की जगह इस बार क्या निकालना था, छठा संख्या। तो आप सोचिए कि कुल 11 संख्या में से पहले 5 और आखिरी का 5 हटा लेंगे तो छठवां संख्या ही तो होगा। कुल 11 संख्या है, उसमें से पहले 5 हटा लिए और फिर आखिरी का 5 हटा लिए, तो बीच में कौन बचा, बीच में छठा संख्या बचा। तो वही छठा संख्या 11वां संख्या बोलिए, एक ही बात है, आंसर आपका हो जाएगा 41। आगे चलिए, नंबर 20 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एलिगेशन का सवाल है। बोला है एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है। एक्स और वाई मिश्र धातु है। मिश्र धातु बोलते हैं जिसमें एक से अधिक धातु आपका मिला होता है। तो एक्स में भी क्या है, सोना और प्लेटिनम है, और वाई में भी क्या होगा, सोना और प्लेटिनम। चलिए, तो धातु एक्स में है आपका सोना और प्लेटिनम, तो एस से सोना, पी से प्लेटिनम। ठीक है भाई, एस से सोना, पी से प्लेटिनम। और यह धातु क्या है, यह धातु है, यह आपका क्या है, मिश्र धातु एक्स। मिश्र धातु एक्स में सोना और प्लेटिनम है। इसके अलावा मिश्र धातु वाई में भी सोना और प्लेटिनम है। दोनों में क्या है, दोनों में आपका सोना और प्लेटिनम है। ध्यान रखिएगा, 2 मिश्र धातु है। पहला मिश्र धातु एक्स, इसमें भी सोना प्लेटिनम है। दूसरा मिश्र धातु वाई, इसमें भी सोना प्लेटिनम है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 2 आपका क्या है, यहाँ पे मिश्रण है, मिश्रण एक्स, मिश्रण वाई। एक्स में भी क्या है, सोना प्लेटिनम, वाई में भी क्या है, सोना और प्लेटिनम है। अब किस रेशियो में देख लीजिए, इन दोनों धातु में क्रमशः 5:2 और 5:7, सोना और प्लेटिनम 5:2 के अनुपात में, और इसमें 5:7 के अनुपात में क्या है, सोना और प्लेटिनम। यानी पहले मिश्र धातु का भार अगर 7 ग्राम है या 7 किलोग्राम है तो इसमें सोना 5 ग्राम, प्लेटिनम 2 ग्राम। दूसरे मिश्र धातु वाई में देखिए, अगर वाई का भार 12 ग्राम है तो सोना इसमें 5 ग्राम, प्लेटिनम इसमें 7 ग्राम है। सवाल क्या पूछा है देखिए, बोला है यदि हम इन मिश्र धातुओं के समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा जेड बना दे। क्या करना है, इसके मिश्र धातुओं को, इन मिश्र धातुओं को पिघला करके एक तीसरा मिश्र धातु बनाना है जेड। उस जेड में आपको बताना है कि सोना और प्लेटिनम का क्या अनुपात होगा। अब यह जो जेड मिश्र धातु बना है वो किससे बना है, इन दोनों के समान मात्रा को लेकर के और पिघला दिया। इसमें भी जो सोना प्लेटिनम है, इसमें भी सोना प्लेटिनम, इन दोनों के मात्रा को बराबर मात्रा लिया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद जेड बनाया, तो जेड में पूछा है कि सोना और प्लेटिनम का मात्रा कितना होगा। हम क्या करेंगे, दोनों जगह मात्रा बराबर है तो पहले मात्रा बराबर करिए, एक्स और वाई दोनों का। एक्स का मात्रा देखिए तो कितना है, 5 और 2 7 ग्राम है, और इसका मात्रा कितना है, 7 और 5 12, जोड़िएगा तभी तो कुल मात्रा निकलेगा इस मिश्रण का। तो यह है आपका 7 और यह है 12, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 7 और 12 कहाँ जाके बराबर होगा, 7 है ना, तो इसमें 12 से गुना करेंगे और इसमें 7 से गुना करेंगे तो यह आपका बराबर हो जाएगा। देखिए 5 और 2 7 और यहाँ 5 और 7 12, तो यह 12 है और यह 7 है, और 12 और 7 को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो 12 और 7 कहाँ पे बराबर होगा, 84 पे जाकर के बराबर होगा। तो इसमें गुना करना पड़ेगा 12 से और इसमें गुना करना पड़ेगा 7 से। बस यही चीज़ आपको सोचना होता है और कुछ नहीं। बाकी देख लीजिए, 12 से गुना कर लीजिए, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा सोना का मात्रा, और 12 दूना 24 हो जाएगा आपका प्लेटिनम का मात्रा। अच्छा, ऐसा करने से कोई अंतर नहीं आया। देखिए 60 अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 24 लिख के देखिए, फिर इसको काटिए, 12 से कटेगा 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, फिर से क्या वैल्यू आ गया, 5:2। तो दिखने में लग रहा है कि मात्रा बदला है, इसके मात्रा में, अनुपातिक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, जब 7 से गुना करिएगा तो 7 पंचे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 49। तो पहले में देख लीजिए, पहले में सोना कितना हो गया 60 और दूसरा में सोना कितना है, दूसरा में सोना 35 है। तो जब इसको पिघला करके तीसरा मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें सोना कितना जाएगा, पहला वाला से 60 ग्राम और दूसरा से 35, तो 60 और 35 95, यानी कि धातु जेड में जो है सोना का मात्रा हो जाएगा 95। और प्लेटिनम का मात्रा कितना हो जाएगा, प्लेटिनम पहला से 24 और दूसरा से 49, तो 24 और 49 कितना हो जाएगा 73, तो 24 प्लस 49 73, यानी कि प्लेटिनम का मात्रा हो जाएगा 73। तो सोना और प्लेटिनम का मात्रा मिश्र धातु जेड में कितना, 95:73 के अनुपात में हो जाएगा। सो विकल्प सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और यह केवल रेलवे ही नहीं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट करता हुआ दिखता है। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ देखिए क्या है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यह आपका। बोला है 2 मीटर, यहाँ पे क्या है 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी की टंकी। अब एक पानी का टंकी है, घन के आकार का है, ठीक है, घनाकार पानी की टंकी है। और आगे बोला है कि टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट पाइप है। अब टंकी के अंदर जो है एक पानी भरने वाला पाइप है। इनलेट पाइप का मतलब होता है पानी भरने वाला पाइप जो कि वृत्ताकार है। एक वृत्ताकार पाइप आपका टंकी के अंदर लगा हुआ है। यदि पानी के प्रवाह की गति है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इसके द्वारा टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा। अब समझिएगा, हमें यहाँ पे दिया क्या है, दिया है यहाँ पे टंकी का, यहाँ पे भुजा का माप दिया है, तो टंकी का आयतन निकाल सकते हैं। तो टंकी का आयतन हमें पता है। इसके अलावा जो पाइप भरने वाला पानी है उसका त्रिज्या हमें पता है और साथ ही साथ हमें पानी का रफ्तार भी पता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पे आपको ना एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज करना है, कैपेसिटी ऑफ वाटर, कुल पानी की क्षमता, ठीक है, हिंदी में ही लिख लेते हैं, चलिए रहने दीजिए, समझ जाइएगा। कैपेसिटी ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे फॉर्मूला A गुना V गुना T। क्या लिखेंगे हम, A गुना V गुना T। अब आइए इसको अच्छे से समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब होगा कुल पानी की मात्रा। कुल पानी की मात्रा क्या होगा, कुल पानी की मात्रा निकालने का फॉर्मूला होगा A गुने V गुने T। इस फॉर्मूला का उपयोग तब करना है जब आपका पानी का स्पीड दे रखा हो कि पानी का स्पीड इतना है, इसके अलावा कितना समय लगेगा या समय आपका दे रखा हो, उस केस में इस फॉर्मूला का उपयोग आप करिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे पानी का स्पीड आपको दिया हुआ रहेगा और पानी के स्पीड से यह भी पूछा जा सकता है कि पानी की मात्रा बताइए, क्षमता बताइए, कि है ना, टंकी का क्षमता बताइए, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है एरिया कितना होगा, या फिर टाइम, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब तो आप समझ रहे हैं पानी की मात्रा या पानी की क्षमता। ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। हिंदी में अगर इसको बोले तो मुहाने का क्षेत्रफल। क्या होगा, मुहाने का क्षेत्रफल, यानी जिससे पानी भरा जाएगा उसके मुहाने का क्षेत्रफल। अगर पानी भरने के लिए आप जो है वह आयताकार पाइप लगा रहे हैं तो उस आयत का क्षेत्रफल, अगर वर्गाकार पाइप लगा रहे हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, अगर वृत्ताकार पाइप लगा रहे हैं तो उस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी जिस आकार का आप पाइप पानी भरने के लिए यूज कर रहे हैं उसके मुहाने के क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं। भी से क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की चाल, पानी का जो भी चाल है ना उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग डिनोट करेंगे भी से, वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की चाल। और टी से क्या निकलेगा, टी से आपका हो जाएगा टाइम यानी कि समय। तो फॉर्मूला के अंदर जो आपका यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है उसका मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया। ए का मतलब मुहाने का क्षेत्रफल, भी का मतलब पानी की चाल और टी का मतलब समय। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, बोला है 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टंकी है। तो अगर टंकी के भुजा का माप 2 मीटर है और घन के आकार का है तो टंकी का क्षमता जितना होगा वही तो पानी का मात्रा हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 2 मीटर का क्यूब पानी की मात्रा हो गया। घनाकार टंकी है तो टंकी का आयतन कितना, भुजा का क्यूब, भुजा 2 मीटर है तो 2 मीटर का क्यूब कर लिए, यही तो पानी की मात्रा हो जाएगा, जो टंकी का क्षमता होगा। अब चलिए आगे क्या बोला है, इस घनाकार पानी की टंकी में, टंकी का तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिया आयतन, पानी की मात्रा निकाल लिए। अब यहाँ दिया है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट पाइप है। एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का इनलेट पाइप है। इस तरीके से आपका एक पाइप लगा हुआ है जो कि किस आकार का है, वृत्ताकार है, ठीक है। यहाँ से पानी आपका गिर रहा है तो इसका जो त्रिज्या आपका दे रखा है कितना है, त्रिज्या इसका 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है।
3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही तो है ना, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम मुहाने के क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मुहाने का क्षेत्रफल हो गया। गुने आगे क्या है, भी है, भी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी की चाल। तो पानी की चाल कितना है, गुना करके देखिए यहीं पे लिख रहे हैं, पानी का चाल दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड कहाँ रहेगा, सेकेंड आपका नीचे रहेगा, पर सेकेंड हो गया। इसके अलावा कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है तो गुना कर लेंगे हम टी से। यह आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ए गुना भी गुना टी। ए के जगह पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल, पाइप का जो मुहाना है वह वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके अलावा पानी की चाल और गुना क्या है आपका, समय है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदले तो क्या हो जाएगा, सोचिए ज़रा सा। 2 मीटर के जगह क्या लिखिएगा आप सर, 2 मीटर का मतलब हो जाएगा, 2 मीटर के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 100 सेंटीमीटर, लिखा जा सकता है। हाँ सर लिखा जा सकता है, 2 मीटर की जगह 2 गुना 100 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 के जगह 2 गुना 100 सेंटीमीटर आप लिखिएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 100 का क्यूब कर रहे हैं तो 100 गुना 100 गुना 100, यही तो होगा, 100 गुना 100 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मीटर अब आपका सेंटीमीटर में बदल चुका है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। मीटर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 100, तो 2 गुना 100 का जब आप क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 100 का क्यूब करिएगा तो 100 गुना 100 गुना 100 हो जाएगा। 2 मीटर के लिए 2 गुना 100, जब क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब 8 और 100 का क्यूब करिएगा तो 100 गुना 100 गुना 100 और सेंटीमीटर का क्यूब करिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ओके। अब चलिए यहाँ जो वैल्यू कट रहा है उसको काटिए। 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो 7 पंचे 35, 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मान आपका यहाँ कट रहा है, और कोई मान तो अभी कटता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ भी मीटर है, इसको सेंटीमीटर में हम लोग बदल लेते हैं। तो आइए अब बाकी के वैल्यू को हम लिखते चलते हैं। जो वैल्यू है आपका उसको यहाँ पे लिखते चलते हैं कुछ इस प्रकार से। ऊपर में क्या बचा आपका, ऊपर में यहाँ पे है 22 गुना, आगे देख लीजिए 0.5 है तो दशमलव अगर हटा दे तो बट्टा में 10 हो जाएगा सर। तो 5 और बट्टा में क्या लिखेंगे, इसके लिए 10 लिखेंगे, दशमलव था इस वजह से। यहाँ देखिए 3.5 है तो 3.5 है, यहाँ अगर दशमलव हटा लेंगे तो यह 35 हो जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टा में 10, इसके लिए आ गया, ठीक है भाई। इसके अलावा देख लीजिए क्या है आपका, 2 मीटर है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर के लिए क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर। और समय जो पूछा है ना, इसको इस तरह से लिख रहे हैं, समय जो पूछा है आपका वह सेकेंड के फॉर्म में। तो सेकेंड नीचे है, यहाँ पे सेकेंड है, तो सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है तो क्या करते हैं हम लोग, 60 से भाग, यानी सीधे सेकेंड के लिए हम लिख सकते हैं 1/60 मिनट। सेकेंड के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/60 मिनट, और गुना टाइम है तो टाइम लिखेंगे। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा आपको। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। जो वैल्यू कट रहा है उसको काटने का बाद इसको सोल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आपका 17 दशमलव कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 17.3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था तो जल्दी में इसको हम लोग देख लिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 22। 6, 18, 39 x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। हमेशा देखिए पूरे सेट में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिलेगा जो आपको बनाने वाला नहीं होता है, वो छोड़ने वाला होता है। उसके वजह से आप एग्ज़ाम पास नहीं करिएगा बल्कि उसी के वजह से आप एग्ज़ाम में फेल कर जाइएगा, क्योंकि वह इतना समय आपका ले लेगा जितने समय में आप 4-5 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का पहचान करना बहुत ज़रूरी है और पहचान करके उन क्वेश्चंस को आपको स्किप भी करना पड़ जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम में इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ देखिए क्या है, 6, 18, 39 और एक समानुपात में है। समानुपात का मतलब क्या होता है, अगर हम आपसे कहें कि भाई ABCD यह चारों समानुपात में है, इसका मतलब है कि A/B का जो वैल्यू होगा वह C/D के बराबर हो जाएगा। बस यही होता है समानुपात का मतलब।
तो यहाँ जो चारों नंबर दे रखा है उसमें ए के जगह हम लेंगे 6, बी के जगह लेंगे 18। तो 6/18 का जो मान होगा वह सी के जगह है 39 और डी के जगह है x। 39/x के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, a/b बराबर c/d। कोई 4 नंबर समानुपात में, इसका मतलब यही। ठीक है, अब इसको सोल्व करके आंसर अपना आसानी से निकाल सकते हैं। 6 से काटिए, 6 3 18 हो जाएगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, x से इधर कुछ नहीं है तो x ही रह जाएगा और 3 से 39 में गुना करिए, कितना हो जाएगा आपका 117। यही निकालना था, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए। यह क्वेश्चन आपका चार्ट से है। दो क्वेश्चन आपको चार्ट से आज देखने को मिलेगा। निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए, एक कैलकुलेटर को बनाने में कितना खर्च आता है उसको पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें बोला है कि प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है, ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है वो आपका 24% है, सामग्री का लागत है 30%, विज्ञापन पर 10%, निर्माण लागत है 28% और 8% परिवहन है। यानी एक कैलकुलेटर को बनाने में कुल मिला के 100% अगर खर्चा होता है तो कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो 24% जो है वह मजदूरों पे लगता है, इसके अलावा सामग्री पे 30%, उसके एडवर्टाइजमेंट पे 10%, निर्माण लागत आपका 28% है, 8% परिवहन पे लगता है। तो यह कुल जो है आपका लागत हो गया कैलकुलेटर को बनाने में। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या बोला है। यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाए और उस पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख। अच्छा देखिए, श्रम लागत कितना दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। श्रम लागत है 1 लाख, यही तो है श्रम लागत। कितना कैलकुलेटर पे, 500 कैलकुलेटर पे। तो 500 कैलकुलेटर पे लागत इतना, तो एक कैलकुलेटर पे लागत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 500 से भाग करेंगे। भाई 500 कैलकुलेटर पर इतना लागत है ना, तो एक कैलकुलेटर पे बट्टा 500 कर दिए। 500 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 500 से काटिएगा तो 500 दूना 1000 और 200 आपका यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 200। तो एक कैलकुलेटर का लागत आपका हो गया 200। ठीक है, एक कैलकुलेटर का लागत क्या हो गया, 200। अच्छा, यह किस तरीके का लागत है, प्रत्यक्ष श्रम लागत। ये जो 200 रुपया है ना, वह श्रम लागत है। श्रम लागत कितना है आपका यहाँ पे, 24%। तो ये जो 200 रुपया आप देख रहे हैं, एक कैलकुलेटर का श्रम लागत है, जबकि श्रम लागत आपका क्या बोला है, 24%। तो यह 200 रुपया 24% का मान है। 24 से भाग करिएगा तो 1% का मान निकल जाएगा। अब 1% का मान निकल गया, यानी कि हमें क्या निकालना है, पूरे कैलकुलेटर बनाने में कितना खर्च, यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं हम लोग। एक कैलकुलेटर का लागत कितना, 200। अब एक कैलकुलेटर का लागत निकल गया, एक कैलकुलेटर का यह लागत पूरा नहीं निकला है। यह क्या निकला है आपका, 200 रुपया क्या है, 200 रुपया है श्रम लागत। तो एक कैलकुलेटर का श्रम लागत 200, यहां देखिए श्रम लागत कितना, 24%, यानी 200 तो 24% का मान है। पूरा लागत कितना होगा, 100 से गुना करेंगे, यानी एक कैलकुलेटर का पूरा लागत इतना है। अब क्या बोला है, बोला है निर्माता को 44% लाभ चाहिए। अब लागत इतना है, 44% का लाभ चाहिए, तो इसके जो भी आपका लागत है उसके 144%, यानी 144/100 जितना लागत है ना, जितना लागत है उससे 44% हमको ज़्यादा चाहिए, तो हमें उस वस्तु को 144% में बेचना पड़ेगा। 10% लाभ चाहिए तो 110% में बेचना पड़ेगा। जितना लाभ चाहिए उतना परसेंट आप बढ़ा दीजिए। 44% लाभ चाहिए, जितना लागत है उसका, तो एक कैलकुलेटर का लागत इतना है, इसके 144% में इस कैलकुलेटर को बेचना पड़ जाएगा। सोल्व करिए, इससे यह कैंसिल हो गया, 24 से काटिएगा, 24 छके 144, 200 गुने 6, 1200 रुपया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्या है। निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ देख लीजिए क्या है, 2012 में उत्पादन, 2012 का उत्पादन देख लीजिए, 12 से थोड़ा कम है तो यहाँ लिख दिया है। अगर यहाँ से पहचानने में दिक्कत है तो यहाँ से देख लीजिए, 11.7, यह जो है कहाँ तक गया है, 11.7 तक गया है। 2013 में कहाँ तक गया है, 18.2 तक गया है। 2014 में 14.5 तक गया है। ठीक है भाई, यह तो आपका आंकड़ा हो गया। पूछा गया 15 से 16 तक उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि, 15 से 16 तक, सिर्फ 15 से 16 देखिए। तो 15 में देखिए, 15 का उत्पादन यहाँ तक है, नीचे दे दिया डाटा, 12.6 था, 12.6 से 18.9 हो गया। 15 में उत्पादन कितना था टन में, 2015 में उत्पादन जो था वह था आपका 12.6
6, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतना टन, ठीक है, इतना टन था। और 16 में उत्पादन कितना हो गया, 2016 में उत्पादन हो गया आपका 18.9 टन। देखिए तो उत्पादन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है 15 से 16 में, यही तो बताना है। तो 18.9 12.6 से कितना ज़्यादा है, 9 में से 6 माइनस करिए 3 और 18 में से 12 माइनस करिए 6.3 टन की वृद्धि हुआ है। 6.3 टन जो है अधिक उत्पादन हुआ। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा, तो देखिए 6.3 टन का अधिक उत्पादन हुआ है। कितना से, पहले कितना था सर, 12.6 टन था। प्रतिशत में कितना गुना करेंगे, 100 से, ठीक है। सोल्व इसको कर लीजिए, टी से टी कैंसिल, 6 दूना 12, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बार में तो कट जाएगा, 2 गुना ही तो है, 2 से काटिएगा कितना होगा 50। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा 50। कितना ज़्यादा है, बस यही देखना था, यह वैल्यू इससे कितना % ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है, 6.3 ज़्यादा है। 6.3 ज़्यादा है कितना से, 12.6 से। तो इतना ज़्यादा, इतना से प्रतिशत के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। बस एक लाइन में यह क्वेश्चन आपका खत्म था। कितना ज़्यादा है, 6.3, कितना से, 12.6 से, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 430 और महत्तम 43। दो चीज़ दे रखा है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 430। तो देखिए जितना भी ऑप्शन है ना, सबको जोड़िएगा तो लग रहा है कि 430 होगा। तो हमें इससे पकड़ना पड़ेगा महत्तम 43। क्या इस दोनों का महत्तम 43 होगा, नहीं होगा। 215 है तो दोनों 215 से कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ 215 हो जाएगा। यहाँ देखिए यह दोनों 86 से कट जाएगा, काट के देखिए 86 चौके, यहाँ 4 है तो 4 बार में ही गुना करके देखिएगा, 6 चौके 24, 4, 8 चौके 32, 2 34। यह भी नहीं होगा क्योंकि दोनों 86 से कट रहा है। यहाँ देखिए यह दोनों वैल्यू भी आपका कितना से कट जाएगा, 86 से कट जाएगा। 86 दुना देखिए 172 और 86 तिरिक, तो यह भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन को आप हटा दिए तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी दोनों का एचसीएफ आपका क्या होगा, 43 होगा। यह दोनों 215 से कट रहा है तो एचसीएफ 215, यह दोनों 86 से कट रहा है और यह दोनों भी आपका 86 से कट रहा है, तो इन दोनों का भी एचसीएफ आपका क्या होगा, 86। ऑप्शन एलिमिनेट किए, जो चौथा ऑप्शन बचा वो आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बोला है 2000 रुपये की राशि 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से। अच्छा इस क्वेश्चन में एक एरर है, इसको सुधार लेते हैं। एक दिन इसमें घट रहा है, ठीक है, तो हम 7 फरवरी की जगह 6 फरवरी ले लेते हैं। क्वेश्चन में यह एक मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम ले लिए 7 की जगह कितना फरवरी ले लिए, 6 फरवरी ले लिए। या तो पीछे वाला डेट को एक दिन कम कर दीजिए या आगे वाले डेट को एक दिन बढ़ा दीजिए। अब आगे बोला है 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। इस क्वेश्चन में रेट दिया है और टाइम किस तरीके से दिया है, टाइम आपका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो यहाँ टाइम काउंट करना पड़ेगा। आइए समय निकालते हैं कि कितना दिन। 6 फरवरी से शुरू करिए, फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 2022 का फरवरी है, 28 दिन का होगा, 6 फरवरी हो चुका है, तो फरवरी में आपका 22 दिन बच गया। उसके बाद फरवरी से मार्च पूरा, तो मार्च में 31 दिन होता है। उसके बाद अप्रैल में कहाँ तक जाना है, 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल तक ही। देखिए 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल तक आना है, तो फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 6 तारीख तो हो गया है, 22 दिन। फरवरी के बाद मार्च पूरा 31 दिन का और अप्रैल में 20 तारीख तक का ही समय है, तो 20 अप्रैल। यानी कुल मिला के समय कितना आ गया, 2 और 1 3। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ठीक है, चलिए 2 और 1 3 हो गया, और इसके अलावा 2 3 5 और 2 7 हो गया, 73। देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चन में ना जो डेज आता है वह आपका 73 ही आता है। तो अगर दिन 73 है तो इसको वर्ष में बदल लीजिए। दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग करते हैं, 365 से भाग करते। 73 दिन है, कितना दिन है यह, 73 दिन है, वर्ष तो नहीं है। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 5 से भाग, तो 73 पंचे 165, यानी 1/5 वर्ष हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब दिन के रूप में देगा तो जो ऊपर वैल्यू आएगा वह पक्का आपका 365 से कटने वाला देगा, और जनरली 73 ही रहता है। तो टाइम हो गया आपका 1/5 वर्ष। मूलधन पता है, ब्याज निकालना है। ब्याज कितना होता है, रेट गुने टाइम। मूलधन का जो भी मूलधन है, तो मूलधन 2000 रुपये है, इसका रेट गुने टाइम। तो रेट कितना है आपका 8.25%, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है आपका 1/5 वर्ष। इसी चीज़ को तो आप ऐसे भी कहते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। बट्टा में 100 नहीं लिखे हैं क्योंकि प्रतिशत है, तो बट्टा में तो 100 हो ही जाएगा। तो इस प्रतिशत से 2 जीरो हम काट दिए। यहाँ तो प्रतिशत में 100 आएगा ही,
तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 इसी बात को तो बोलते हैं। तो प्रतिशत ऐसे ही रहने दिए, प्रतिशत से इसको हम काट दिए। अगर 5 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके आपका 20 हो जाएगा, बाकी का गुना कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। गुना करिए, 5 चौके 20, 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। तो 33 रुपया का जो है वो आपका ब्याज हो जाएगा इस अवधि के दौरान। अवधि कितना है आपका, अवधि है यहाँ पे 1/5 वर्ष। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, मूलधन गुने समय कितना हो गया, मूलधन गुने समय, समय हो गया आपका 73/365, यही तो समय होगा। और दर कितना हो गया 8.25, या तो प्रतिशत यहाँ लगा दीजिए या बट्टा में 100 यहाँ कर दीजिए, इसको सोल्व आउट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला है 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक पुरुष और एक महिला के कार्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि टोटल वर्क बराबर होता है वर्कर्स गुने डे। जैसे हम आपसे कहे कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा 10 गुने 5 होगा। अगर आपसे यह कहा जाए कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा 8 गुने 20 होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं ओमेन के फॉर्म में। यहाँ बोला क्या है कि 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, 20 महिलाएं, महिला को हम लोग W से दर्शाएंगे, तो 20 ओमेन के लिए कितने दिन का काम है, 15 दिन का काम है। तो काम का कुल मात्रा हो जाएगा 20 ओमेन गुने 15। और फिर आगे बोला है कि 16 पुरुष इसी काम को 15 दिन में, 16 पुरुष यानी कि 16 मैन, M से हम लोग पुरुष को दर्शाएंगे, मैन को दर्शाएंगे, तो 16 पुरुष उसी काम को कर सकता है कितना दिन में, 15 दिन में। तो काम का कुल मात्रा 16 गुने 15, 16 आदमी 15 दिन में कितना काम करेगा, 16 मैन गुने 15, और 20 महिलाएं 15 दिन में कितना काम करेंगी, 20 महिलाएं गुने 15। और दोनों एक ही काम है, तो इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बोला है 16 पुरुष उसी काम को, यानी दोनों जगह जो काम है वो आपका क्या है, एक ही काम है, सेम काम है। अब देखिए वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, कट जाएगा। इस दोनों को देखिए 4 से कट रहा है तो काटिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 में W से गुना करिए, 5 ओमेन बराबर यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 4 गुने M यानी कि 4 मैन। यहाँ से हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक पुरुष और एक महिलाओं के कार्यकुशलता का अनुपात, यानी पहले रहेगा पुरुष और बाद में क्या रहेगा, बाद में रहेंगी महिला। एक पुरुष और एक महिला के कार्यकुशलता का अनुपात कैसे निकलेगा, देखिएगा। पुरुष का क्षमता निकालना है ना, यानी M का वैल्यू, तो M का वैल्यू कौन होगा, जो M के सामने होगा। तो M के सामने क्या है, 5, तो M का वैल्यू 5 हो जाएगा। और W का वैल्यू क्या होगा, जो W के सामने होगा, तो W के सामने क्या है, 4, तो W का वैल्यू आपका हो गया 4। यानी एक पुरुष का कार्यकुशलता 5 और एक महिला का कार्यकुशलता कितना, 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे यह कहे हम 3x बराबर 5y है, अगर यह बोला जाए कि आप x अनुपात y का मान बताइए, तो जो x के सामने वैल्यू होगा वह x का मान होगा, जो x के गुना में होगा वह x का मान नहीं होगा, सामने वाला होगा। और जो y के सामने होगा वो y का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, यानी x अनुपात y का मान 5:3 हो जाएगा। रेशियो में इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य के 25% छूट पे खरीदा। उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया का भुगतान किया। कितना में लैपटॉप खरीदा, 28,473, इतना में लैपटॉप को खरीदा है, और ख़रीदा है 25% छूट पे। तो 25% छूट का मतलब कि वस्तु के अंकित मूल्य के मात्र 75% में। इसका मतलब 28,473 जो है वह 75% का मान है। अंकित मूल्य का यह कितना हो जाएगा, 75%। 25% छूट का मतलब कि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 75% में खरीदा गया। 10% छूट का मतलब उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 90% में खरीदा गया। 40% छूट का मतलब उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 60% में खरीदा गया। तो इसका मतलब क्या है, 28,473 अंकित मूल्य का 75% है। हमें क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य यानी 100% का मान। तो 100 से हम लोग कर लेंगे इसमें गुना, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। काटिए, 25 से काटिएगा, 25 तिया 75, 25 से काटिएगा, 25 चौके 100, 3 से काटे इसको, 3 नमा 27 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2 है, 3 नमा 27, 3 एकम 3। जब गुना करिएगा 9491 में 4 से, 1 में 4 से गुना करिए 4, 9 चौके 36, 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 19, 9 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 37,
37,964, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि कितने प्रतिशत का मान दिया है और कितने % का मान पूछा है, बस इतना ही आपको ऑब्जर्व करना होता है। जिसका मान देगा उससे करना है भाग, रियल वैल्यू हमेशा ऊपर रखिएगा और जितने प्रतिशत का मान है उसको बट्टा में रखिएगा। तो जितने प्रतिशत का मान देगा उससे करना है भाग और जितना का मान पूछेगा उससे करना है गुना। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ऑब्जर्व करना है कि कितने का मान दिया है और कितना का मान पूछा है। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या है, बोला है श्रीनिवास ने अभी हाल में ही अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। श्रीनिवास अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी किया है, इसका मतलब है कि लड़की का आयु अगर x वर्ष होगा, चूंकि लड़की का आयु ही पूछा है इसलिए लड़की का आयु हम x वर्ष मान लिए, लड़की का आयु पूछा है तो x वर्ष मान लिए। तो अब बताइए कि श्रीनिवास का आयु कितना होगा, 4 साल छोटी लड़की से शादी किया है, इसका मतलब लड़की से 4 साल ज़्यादा आयु होगा श्रीनिवास का। अगर हम आपसे कहें कि आपका बड़ा भाई आपसे 3 साल बड़ा है, इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपका छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है। तो यहाँ क्या है, श्रीनिवास अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी किया है, इसका मतलब श्रीनिवास लड़की से 4 साल बड़ा है। तो लड़की का आयु अगर x तो श्रीनिवास का आयु कितना हो जाएगा, x + 4। अब आगे बढ़िए, बोला है 5 साल के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष। औसत आयु कहने का मतलब दोनों का आयु, तो दोनों का जो औसत आयु है वो 33 वर्ष कब है, 5 साल के बाद होगा। तो अभी कितना होगा, 5 माइनस कर लीजिए, 33 - 5 कितना हो जाएगा, 28। औसत आयु समय के साथ बढ़ता है या फिर घटता है, तो 5 साल बाद इनका औसत आयु 33 साल होगा, तो अभी तो 33 - 5 28 ही होगा। और 28 वर्ष क्या है, इनका औसत आयु, तो इनका कुल आयु क्या हो जाएगा, 28 × 2, 28 × 2 यानी कि 56 वर्ष। तो वर्तमान में इन दोनों का कुल आयु कितना होगा, 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर रहे समझिएगा, 5 साल बाद औसत आयु 33 साल, तो 5 साल बाद न 33 होगा तो अभी कितना होगा, 28। अब औसत आयु 28 है अभी, तो कुल आयु, दो व्यक्ति का औसत आयु 28 है यानी दोनों का कुल आयु 56 वर्ष। तो वर्तमान में कुल आयु 56 वर्ष हो गया। यहाँ से निकालिए दोनों का कुल आयु, लड़की का आयु x हो गया, श्रीनिवास का आयु x + 4 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का कुल आयु निकलेगा, जबकि दोनों का कुल आयु कितना है आपका, यहाँ पे 56 है तो 56 लिख दीजिए। ठीक है, x और x हो जाएगा 2x, 2x बराबर कितना, +4 इधर आके 56 में से घटेगा 52 हो जाएगा, 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में काट लीजिए 26। x का वैल्यू 26 आया, x क्या माने थे, लड़की का आयु, लड़की का आयु ही पूछा गया है, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। वर्तमान आयु लड़की का निकल गया। मान लीजिए 2 साल बाद का पूछता तो 2 जोड़ देते, 2 साल पहले का पूछता तो 2 घटा देते। वर्तमान आयु एक बार निकल गया, फिर हम लोग आसानी से पहले या बाद किसी भी समय का आयु निकाल सकते हैं। अगर इसी में हम लोगों से श्रीनिवास का आयु पूछा होता तो x + 4 यानी 30 हो जाता। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।